नमस्कार, मैं एजाज शेख आजाद और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ने आजकल भारत को भी थोड़ा सा हैरान कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर के रवैया, अचानक से फिर खबर आना कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस समझौता होता है जिसमें तय किया जाता है या कहा जाता है कि शायद सऊदी अरब खुद को पाकिस्तान के परमाणु बम के छतरी के नीचे अपने आप को देख रहा है। ईरान भी इस गठबंधन में शामिल होना चाहता है। जाहिर तौर पर ये जो पूरा खित्ता है, जो हमारा ये पूरा क्षेत्रीय तरीका है, जिसकी जो डिप्लोमेसी है उस पर असर पड़ने की पूरी संभावना है, आशंका है। तो भारत इसके बीच अपने आप को कहाँ देख रहा है? भारत की जो वर्तमान जो पॉलिटिक्स रही है पिछले 10 सालों की और आगे आने वाले 10 सालों जो भारत की जो पॉलिटिक्स होने वाली है उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बेहद दो खास मेहमान हैं। एक प्रफुल्ल बख्शी सर हैं जो भारतीय वायुसेना के अधिकारी रह चुके हैं, और हमारे साथ है डॉक्टर मनन द्विवेदी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन के फैकल्टी हैं। दोनों से हम खास बात करेंगे। प्रफुल्ल सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान अचानक से आते हैं और एक सुरक्षा समझौता होने की बात करते हैं। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा काम किया है अपने डिप्लोमेसी को लेकर के, तो मिडिल ईस्ट में दिखता रहा है। सऊदी अरब के साथ संबंध हो या फिर संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध हो, इस समझौते को भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से आप कितना खतरा देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं आपके शो में आने के लिए बहुत खुश हूँ और बिल्कुल हार्दिक अब सबका अभिनंदन करता हूँ। पर सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अब जो जियोपॉलिटिक्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो हो रहा है ये बहुत पहले से होना शुरू हो गया था। ये नहीं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में कोई नई गठबंधन है। Saudi Arabia supported Pakistan in 1965 war. It supported Pakistan in 1971. We must understand. Saudi Arabia और पाकिस्तान इतने क्लोज थे कि परवेज जो जियाउल हक था ही है, वो 25 से 30 हजार अपने सैनिक लेके वहां तैनात था, और वहां के जो उनके रेबल्स थे और जो कुर्द एलिमेंट्स थे उनको सबसे ज्यादा नरसंहार उसने किया। और फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ आए, वो भी वहां तैनात थे, और उन्होंने पूरी सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट में इस्लाम कंट्रीज की ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग इत्यादि करनी शुरू करी। यहां तक कि पूरे मिडिल ईस्ट में, सऊदी में पाकिस्तान को एक उनका ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट माना जाता था, क्योंकि पाकिस्तान के जो पायलट्स और आर्मी वो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है और उन सबको ट्रेन करते थे वो, और वो मानते हैं। और ये जो अब आपको दिखा रहे हैं कि हमारा गठबंधन आ रहा है, हाँ, पहले उनका कोई ऐसा पैक्ट नहीं था कि हम पर हमला हो तो तुम पर हमला माना जाएगा इत्यादि इत्यादि, जैसा हम बोलते हैं, जैसे कि नेटो फोर्सेस के अंदर या कई कंट्रीज के बीच में ये पैक्ट है। इस पैक्ट का मतलब ये है कि जैसे कि आफ्टर जो ईरान और जो इजराइल में लड़ाई हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने देखा कि इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर किस तरीके से अटैक हुआ, तो उसको लेकर इन्होंने ही अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक नमूना पेश किया कि हम सब पैक्ट बनाएंगे, और अगर हम पर किसी कंट्री का अटैक होता है, यानी कि इजराइल, वो एक्चुअली इजराइल को के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, बट दे ऑल्सो मीन इंडिया। पाकिस्तान मीन इंडिया ऑल्सो। हालांकि सऊदी अरेबिया और हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, मैं मानता हूं। ऑफ लेट सोशियो इकोनॉमिक एरिया में और रिलीजियस सोशियो एरियाज में हम क्लोज आने लगे हैं। वो खुशी से हमारे मंदिर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये पहले किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं देखा गया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मील का पत्थर है, पर इसके बावजूद भी ये मैसेज कन्वे हो रहा है। हालांकि सऊदी अरेबिया डज नॉट मीन इट, बट इट इज पाकिस्तान व्हिच इज ड्रीमिंग ऑफ इट। तो ये पाकिस्तान की जो ड्रीमिंग एटीट्यूड है, और साथ में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हो रही है। चाइना का साथ है पाकिस्तान को, एब्सोल्युटली टर्की का साथ है। इन सब का साथ देकर पाकिस्तान अब जब सऊदी अरेबिया को ला रहा है, तो सऊदी अरेबिया देख रहा है कि इससे मेरा फायदा और क्या होगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है,
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वो सऊदी अरेबिया में ट्रांसफर करेगा। सऊदी अरेबिया सोच रहा है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास भी होंगे। ये सब कहने की बातें हैं कि इस पे प्रतिबंध लगेगा, कुछ होगा, कोई आजकल प्रतिबंध को नहीं देखता। ये सारी की सारी ट्रीटी धरी धराई रह गई हैं। तो सऊदी अरेबिया और बाकी इस्लामिक कंट्रीज जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर पाकिस्तान मिल्क आके उन सब के मदद करे और वो सब पाकिस्तान की मदद करे, तो एज अ जॉइंट एरिया जो पैन इस्लामिक एरिया जो बन रहा है, वो सबसे ज्यादा यूजफुल होगा इस्लामिक कम्युनिटीज के लिए। फिर तिजारत, जॉइंट तिजारत उनकी बहुत होगी, और मिडिल ईस्ट ऑयल के लिए और उनके ट्रेड रूट सब जाते हैं। चाइना इज वेरी इंटरेस्टेड, उसके BRI और जो है और OBOR के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे वहां से बड़े हैप्पीली इस्टेब्लिश होंगे, क्योंकि अभी चाइना ट्राई कर रहा है उस एरिया में जाने की, और वो उसको खुली छूट मिल जाएगी जब पाकिस्तान, जो उसका ऑलरेडी चैंपियन बना हुआ है, और सऊदी अरेबिया मिलकर उसकी मदद करेंगे। रशिया हैज नॉडेड अप्रूवल फॉर दिस। अमेरिका इज नथिंग टू क्रिटिसाइज अबाउट, वो भी खुश है। तो एवरीबडी सीम्स टू बी वेरी हैप्पी अबाउट द होल थिंग। तो ये इसको लेकर भारत की जो स्थिति है सिक्योरिटी की, वो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगी, क्योंकि अभी बाकी इस्लामिक कंट्रीज की मैं नहीं कह सकता। सऊदी अरेबिया के बारे में मैं कुछ कह सकता हूं कि डायरेक्ट हमारे खिलाफ कोई काम नहीं करेगा डायरेक्ट, पर सपोर्टिंग पाकिस्तान विद मॉनिटरी टेक्नोलॉजी एनीथिंग, वो कोई उसके में प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको, और वो करेगा। तो इंडिया को अब अपनी डॉक्ट्रिन और फॉरेन पॉलिसी में बहुत तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। अब वो डेज ऑफ ग्लोरीफाइड डेज आर ओवर कि हम न्यूट्रल रहेंगे, कोई हमें नहीं करेगा, हम भी किसी को नहीं करेंगे। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये कमजोर दिमाग की बातें होती थी, वो सब निकल गई हैं। हमें अब चिंतन करना पड़ेगा कि हम आगे क्या करें। तो इस बात को लेके अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, अभी आगे चल के और क्या होता है। मनन सर, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप पढ़ाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ईरान ने कि मतलब IRGC जो है, ईरान के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस गठबंधन में जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गठबंधन बना है, इसमें हम शामिल होने की संभावनाओं को देख रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में अचानक से पता चले किसी दिन कि ईरान भी इसमें शामिल हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि धीरे 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 एक ये गठबंधन एक इस्लामिक नाटो टाइप का बनता हुआ आपको एक नजर आ रहा है। हो सकता है इसको अमेरिका रोकने की कोशिश भी करे, लेकिन आपको लग रहा है कि आगे जाकर के 5 साल या 10 साल में एक शक्ल बने? जी, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक ईरान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की बात है, तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में भी और ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी एक तरह की न्यूक्लियर राइवलरी, परमाणु राइवलरी शुरू से रही है। अगर हम कोल्ड वॉर के दिनों को देखें, और जब 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो ये सब घटनाओं को हम देखें तो उसमें हम ये पाएंगे कि ईरान और अब पाकिस्तान में ये रेस थी, एक तरीके की परमाणु रेस हुआ करती थी कि कौन सा राष्ट्र पहले न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु पावर, परमाणु शक्ति बनेगा। और इसके चलते पाकिस्तान और ईरान में कन्वर्जेंस तो था, पर साथ में डाइवर्जेंस भी बहुत था। पर दूसरे क्षेत्र में हमें यह देखना चाहिए कि भारत और ईरान के, मतलब ईरान को पहले कहा जाता है पर्शिया, तो पर्शिया और भारत के बड़े ही अच्छे ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं। जरकेस के टाइम से जो एम्परर वहां पर थे, और उसके बाद डेरियस 1, 2, 3 के समय में जब पर्शियन एम्पायर ग्रीक एम्पायर से भिड़ गया था और बैटल ऑफ थर्मोपाइल हुआ ग्रीस और ईरान के बीच में, और जिस तरीके से ईरान का ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो पूरी तरीके से क्रूर और ब्रूचल और बारबेरिक रूप सामने आया। तो इसके चलते मतलब कहने का मतलब यह है कि इतिहास में भी जाएं तो मुगल्स भी आसपास के एरिया से आए, और उसके चलते भारत और ईरान के सामरिक रिश्ते बहुत अच्छे थे।
और जो पुरानी रिजीम थी, जो पुरानी भारत में रिजीम थी 2014 मई से पहले, उसकी भी पॉलिसी टेरर के प्रति बड़ी सॉफ्ट थी। पर अब ये हमारी जो न्यू दिल्ली डिस्पेंसेशन है वो समझ चुका है अपने स्टेटमेंट्स और अपनी विदेश नीति और कूटनीति में, इनके थ्रू वो ये बात कर रहा है पूरी तरीके से कि ईरान स्पॉन्सर वेस्ट एशिया की, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो वेस्ट एशिया में जो जितने भी नॉन स्टेट एक्टर है, भले ही वो हुती रिबेल्स हो या लेबनान के हिजबुल्लाह हो या सीरिया के जो फाइटर्स हो जो अलग अलग उनके गुट बदलते रहते हैं, या इस्लामिक स्टेट का बचा कुचा अंश हो सीरिया और इराक में, और तो इन सब, और हमास को तो हम भूल ही गए, हमास हो गाजा स्ट्रिप में, और फतह हो जो जिसको 2006-7 में हरा दिया हमास ने। तो इन सारी चीजों को हम देखें तो ईरान को एक ऐसा प्रोटेक्शन हमारी पिछली भारतीय सरकार ने ऐसी लेजिटिमेसी दे रखी थी कि ईरान एक पीसफुल राष्ट्र है और किसी भी तरीके से हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए। पर अगर हम वेस्ट एशिया की सारी परेशानी को देखें तो हम पाएंगे कि इजराइल के अगेंस्ट अगर कोई राष्ट्र आतंकवादियों को और इंसर्जेंट्स को खड़ा करता है तो वो शिया ईरान ही है। और जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं कि धुरी की बात कर रहे हैं, तो टर्की को भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि अब यह इतिहास में फिर हमें जाना पड़ेगा। तो हम वहां पर पाएंगे कि ऑटोमन टर्क्स का जो एम्पायर था, जो तुर्की साम्राज्य था इस्तांबुल वगैरह में, जो जिनके बारे में ये मशहूर था कि इस्तांबुल और टर्की ना तो पूरी तरीके से एशिया में है और न ही पूरी तरीके से यूरोप में है, तो ऐसा बैलेंस बना रखा था। पर ऑटोमन टर्क एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरीके से चरमरा गया। और जो एर्दोगान जो उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं अब, वो कई वर्षों से इसी बात को लेकर प्रचारित करते हैं कि एक टर्की एम्पायर की हेजीमनी फिर से आरंभ की जाए। तो मुझे लगता है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर टर्की ने कश्मीर मुद्दे पे और आतंकवाद के मुद्दे पे पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया है, जो भारत के लिए एक चिंताजनक विषय है। ठीक है, प्रफुल्ल सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कहिएगा, उसमें एक थोड़ा सा जवाब और ये खोज लीजिएगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों के बीच में हमेशा से परमाणु बम को लेकर के मतलब सऊदी चाहता है कि उसको परमाणु बम मिले। अगर ईरान हासिल करता है तो सऊदी के जो प्रिंस है वो कह भी चुके थे कि आज ने कल जाकर के ईरान परमाणु बम हासिल कर लेता है तो उसके बाद हम भी परमाणु बम हासिल करने की रेस में उतरेंगे। तो इस नजरिए से आप साउथ एशिया की सिक्योरिटी और मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी, साउथ एशिया वेस्ट एशिया सारा मिलाकर के आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिंपल सी चीज है, ये सोच लेना कि किसी के पास में न्यूक्लियर वेपन है तो आपकी इनसिक्योरिटी हो गई है, ये सब बातें गलत है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स की और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किसके पास कितनी है ये भी नहीं पता, सिपरी ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता, सब तुक्के लगाते हैं। और इस समय सऊदी अरेबिया को इसकी टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान उनको टेक्नोलॉजी देगा ही नहीं बल्कि ट्रेन भी करेगा। और आगे से आपको मैं बता दूं, अमेरिका ने ऑलरेडी 8-9 कंट्रीज जगह उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिए जहां वो अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो हैं जो टैक्टिकल एरिया में चलाए जा सकते हैं, लो यील्ड के, उनके ऑर्डिनेंस डिपोज बनाए हुए हैं और नूर खां वाज वन ऑफ देम। तो वो रखेंगे और पाकिस्तान उनको मदद करेगा, पाकिस्तान आर्मी मदद करेगा। और सबसे बड़ी चीज है, अमेरिका इसको और सपोर्ट करेगा क्योंकि अमेरिकन वेपन्स को सबसे ज्यादा जो डिस्प्ले और बेचने वाली की कंट्री की क्षमता है वो है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान पूरे मिडिल ईस्ट में इत्यादि हर जगह ये न्यूक्लियर वेपन्स, फाइटिंग वेपन्स, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक, सबमरीन एंड न्यूक्लियर केपेबल वेपन सिस्टम, सारे के सारे वो पाकिस्तान अमेरिका के वेपन्स को डिस्प्ले करके, जिसको कहते हैं ना कि एक चाइना के खिलाफ एक होड़ लगेगी, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे एक छोटा सा अड़ंगा खड़ा हो जाएगा, वो है चाइना इस समय नहीं चाहेगा कि अमेरिका के वेपन्स यहाँ पे पहुंचे, और वो सऊदी अरेबिया को नहीं चाहेगा कि वो टोटल पाकिस्तान के वेपन्स, अमेरिका के वेपन्स थ्रू पाकिस्तान ले। जिस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी अभी जब इंडिया अटैक कर रहा था, तो एयर डिफेंस वेपन्स
पाकिस्तान के पास चाइनीज भी थे, अमेरिकन भी थे, और चाइनीज चाहते थे कि जो भी हम कह रहे हैं रफेल गिरा है, जो भी है वो हमारे वेपन से गिरा है। अमेरिका चाहता था यह कहा जाए वो हमारे वेपन से गिरा है। बेसिकली सारी प्रॉब्लम ये थी। तो ये जो होड़ लगेगी ये जरूर लगेगी हो, पर इसमें अमेरिका न्यूक्लियर वेपन सिस्टम पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा। मैं अभी दोबारा कह रहा हूं, नहीं लगाएगा, चाहे बोलेगा कुछ और, वो सब कुछ बोलेगा तो उसकी हैबिट है, बट ही विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। ईरान जो है इस समय एब्सोल्युटली इज वरिड मैन, बिकॉज उसको अब नहीं पता, क्योंकि ये सारा का सारा गेम शिया और सुन्नी का भी जो अलगाववादी है वो भी शुरू हो गया है। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया आर गेटिंग इनटू अ पैक्ट, वो ईरान आगे खतरनाक, उससे उसको खतरा भी दिखाई दे रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जब जब हमला हो रहा था इजराइल के ऊपर, तो जितने ये 3 प्लेयर्स थे, हूतीज, हमास और हिजबुल्लाह, जिनको गिराने के लिए बाकी अरब कंट्रीज उनके ड्रोन्स को और एयरक्राफ्ट को गिरा, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे, फिजिकली इंटरसेप्ट कर रहे थे। तो ये डिस्प्ले करता है कि इतना क्लोजनेस नहीं है। चाहे इस्लाम हो, इस्लाम इज नॉट इनफ टू गेट पीपल क्लोज टुगेदर। जब शिया सुन्नी का गेम आता है तो फिर वही बात, करबला वाली बात शुरू हो जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो सऊदी अरेबिया का इस समय जो आप कह रहे हैं खेल बिल्कुल सेफ है। उनको तो न्यूक्लियर वेपन्स मिलेंगे और सऊदी विल बी केपेबल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अमेरिका विल सपोर्ट सऊदी अरेबिया इन दिस। तो ये जरूर बात होगी। और इजराइल, अब आप देखेंगे कि इजराइल का क्लोजनेस कैसे आती है सऊदी अरेबिया से और कंट्रीज से, क्योंकि अमेरिका विल फोर्स इजराइल टू प्ले द गेम, प्ले द लाइन, वो जरूर करेगा। तो ये भी अब आपको तो पॉलिटिकल सिनारियो में चेंज नजर आ रहा है आपको बहुत बड़ा। ये वो नहीं रहेगा 67 में क्या हुआ और 73 में क्या हुआ, योम किपुर वार वगैरह, वो सब हिस्ट्री बन गई है। हालांकि लड़ाई वैसे ही होगी पर मॉडर्न तरीकों से होगी और मेथड्स ऑफ वॉरफेयर विल चेंज, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स विल चेंज, बट टेंशन विल बी देयर, वो रहेगी। मुझे तो सर जियो पॉलिटिकल बदलाव, आप तो पहले कहा जाता था कि जियो पॉलिटिक्स में जो भी बदलाव होते हैं धीरे धीरे होते रहते हैं, उसका असर आज जो कुछ फैसले लिए जाते हैं उसका असर 5 साल 10 साल 15 साल के बाद दिखेंगे। अब तो लगता है कि अभी फैसले ट्विटर में फैसले लिए जाते हैं, कुछ सेकंड्स में उसके नतीजे दिखने शुरू हो जाते हैं, यानी इतनी ज्यादा तेजी के साथ चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। भारत ने 10 सालों में काफी ज्यादा मेहनत किया था मोदी सरकार ने कि हम मिडिल ईस्ट में अपने आप को मजबूत करें, काफी हद तक मजबूत किया भी भारत ने। सऊदी अरब के साथ आपके अच्छे संबंध बने, संयुक्त अरब अमीरात के साथ अच्छे संबंध बने, कतर के साथ, मतलब कई सारे देशों के साथ काफी अच्छे संबंध बने। अचानक से फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता होता है, अब उसमें ईरान शामिल होने की बात करता है। मनन सर, आपको लगता है कि ये 10 साल की जो पॉलिटिक्स रही है उस पे एक डिंट पड़ा है अचानक से, भारत की जो जितनी भी कोशिशें रही है पिछले 10 साल में? जी, मुझे लगता है अगर पिछले 10 वर्षों का हम देखें तो हम पाएंगे कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, सबसे पहले मैं ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की बात करना चाहूंगा। तो उसके चलते ये हुआ कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर सक्सेसफुली वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर ने, और जिसके बारे में कहा जाए तो अमेरिका ने भी पूरी तरीके से इसमें विजयश्री प्राप्त की। और जिस तरीके से 2001 के बाद 11 सितंबर द ब्लैक ट्यूसडे, द कैटास्ट्रॉफ ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको जैसा मीडिया ने और अकादमिक जर्नल्स ने अपने डेफिनेशंस में, अपने पत्रों में बताया, तो इसमें विजयश्री प्राप्त हुई अमेरिका को और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और जिहादी इंसर्जेंसी को काफी हद तक कंट्रोल किया गया। इराक से आईएस की सफाई हुई और उसके अलावा सीरिया में भी बशर अल असद को अगर हम 6 महीने पहले वहां की स्थितियां देखें तो हम पाएंगे कि वहां पर भी उठापटक के बाद, ट्राइबल और टेररिस्ट ट्रांजैक्शंस के बाद वहां पे किसी तरीके से वहां के लोकल लोगों की और दूसरी सरकार वहां पर आई जो कि बशर अल असद के वहां से भाग जाने के बाद आई। पर मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि एक चीज की बड़ी बात की जाती है वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स में, वो ये रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। तो भारत की जो विदेश नीति है
वो भी दो चीजों पर टिकी हुई है, दो फलक्रम पर मूव करती है। पहली तो वो है जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उसके चलते जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, नेहरू के समय से बात होती रही कि ना तो हम लोग वार्सो पैक्ट कंट्रीज को ज्वाइन करेंगे और ना हम नेटो कंट्रीज को ज्वाइन करेंगे। और एक तरीके से जिस तरीके जो बड़ा ही आइडियलिस्टिक और आइवरी टावर वाली बात भारत की पहली सरकार ने कही कि न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट हम लोग खड़े होंगे, और ये बात गलत नहीं थी सैद्धांतिक तौर पर यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो भारत अब अपनी वेट थ्रोइंग करता है, न्यू दिल्ली डिनोमिनेशन अपनी वेट थ्रोइंग करता है और अपने आप को बड़ा शक्तिशाली पोर्ट्रे करता है और नेटवर्किंग करता है विदेशों में और विश्व गुरु की बात करता है। पहले ये बात नहीं थी क्योंकि अमेरिका ही आया और जेएफके ने इंडिया चाइना वॉर के बाद जब उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में काफी प्रॉब्लम्स थी, 20 दिन के जो बॉर्डर वॉर हुआ भारत और चीन के बीच में, उन्होंने स्टार फाइटर ऑफर किए और भारतीय मेट्रोपोल्स के लिए उन्होंने रेडार ऑफर किए। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पहले कभी भी अप्रोच नहीं किया कि आप नेटो के मेंबर बन जाओ या हमारे फ्रंटलाइन राष्ट्र बन जाओ। ये ऑफर सबसे पहले सीएटो, सेंटो और नेटो की तरफ से, और सबसे बड़ी बात है अम्ब्रेला पावर अमेरिका की तरफ से भारत को मिले। तो ये तो क्या पुरानी वस्तुस्थिति की मैं बात कर रहा हूं, पर नया हम जब देखें तो मैंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की। आगे अभी यूएनजीए में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने भी ये बात की और उन्होंने भी एक रिजीम की बात की, उन्होंने भी एक रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की बात की। उन्होंने भी कहा कि कलेक्टिविज्म सब 193 राष्ट्रों को यूनाइटेड नेशंस में देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है, उन्होंने बड़े ही सिंबॉलिक और बड़े ही पेनफुल तरीके से इस सच्चाई को वो सामने लाए कि जो फाउंडिंग फादर्स थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिन्होंने डम्बरटन ओक्स में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पहली बार गोष्ठी की, उसके बाद यूएन का एक नया रूप डेवलप हुआ याल्टा कॉन्फ्रेंस में और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में, इसके ऊपर सब कंट्रीज ने साइन किया और वैश्विक जियोपॉलिटिक्स दो दूरियों में बदल गई। तो मुझे लगता है इस कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात ही विश्व में यूक्रेन रशिया संघर्ष, हमास और इजराइल संघर्ष से हम लोग बाहर आएंगे। और पर मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि जैसा कि आप शुरुआत में अभिजात जी बात कर रहे थे दूरी की, तो सैमुअल पी हंटिंगटन की एक अवधारणा है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, बड़ी कॉमन सी आईआर का मैं विद्यार्थी हूं तो इस बात को सामने रखूंगा। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि इजराइल, भारत और अमेरिका ये फ्यूचर में जाकर एक धुरी बनेंगे, ऐसा द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की अवधारणा में कहा गया। और चाइना, पाकिस्तान और टर्की ये क्रेसेंट की तरह एक दूसरी दूरी बनेंगे और ये दो पोल्स विश्व में एक दूसरे के अगेंस्ट मिलिटेट करेंगे या एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करेंगे। तो मुझे लगता है ये चीज शायद, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, नहीं मैं कोई नॉस्ट्राडामस हूं, पर ये चीज हो सकता है परिलक्षित हो जाएगी अगले 4-5 या 2-3-4 सालों में। और क्योंकि हम देख ही रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने चीन के वेपन्स यूज किए और भारत के एयरक्राफ्ट ने, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने, हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स ने उनको बिल्कुल नाकामयाब कर दिया, विफल कर दिया। तो उसके चलते चीन और पाकिस्तान भले ही वह हार में, भले ही पराजय में, पर एक तरीके से जैसा कि चीन कहता है, जैसा कि पाकिस्तान कहता है, ये लोग एक ऑल वेदर फ्रेंड की तरह सामने प्रैक्टिकली और मतलब रियलिस्टिकली उभर के सामने आए। तो ये परिकल्पना मुझे किसी तरीके से उभर के सामने आती दिखती है, मैं ऐसा कहूंगा अभिजात जी। जी प्रफुल्ल सर, मैं ये पूछ रहा था कि मैं 10 साल की डिप्लोमेसी पिछले मिडिल ईस्ट में बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि सबसे अगर स्ट्रॉन्ग एरिया था पिछले 10 साल में जो हमने देखा है, तो मिडिल ईस्ट के तरफ था कि हम कह रहे थे कि हमारी डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा कामयाब यहीं पे रही है। आपके नजरिए में आप इसको कैसे देख रहे हैं
डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी भारत के खिलाफ जो भी फैसले लिए हैं पिछले 5-6 महीने के अपने शासनकाल में, एक पे बाद एक उन्होंने भारत के एंटी इंडिया फैसले लिए हैं, कह सकते हैं भारत के खिलाफ फैसले लिए हैं। इस चीज को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? इसमें भारत की डिप्लोमेसी को आप टोटल तरीके से किस तरह से परख रहे हैं? देखिए, इस समय है भारत की जो डिप्लोमेसी है वो एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि बहुत, जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत ही केपेबल कैप्टन एक बहुत ही शानदार शिप पे खड़ा है, बस स्टॉर्म भी पहली बार ऐसा आया है, ये हो जाए, बट एवरीथिंग हैज बीन ओवरकम वेरी सक्सेसफुली। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि अमेरिका की ये जो बिहेवियर है पिछले 4-5 साल में इतना वॉलेटाइल तरीके से शिफ्ट होता नजर आए, बट वेरी सून जिसको कि हमारे एक्सपर्ट्स को पता चल गया था कि ये इतनी असर नहीं करेगा जितना कि ये बात कर रहा है, चाहे वो टैरिफ्स की बात कर रहा हो, चाहे वो ट्रेड की बात कर रहा हो, उसके एक्शन में जो शैलोनेस है वो उसका जो व्हाट इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, उसका एम क्या है, वो एब्सोल्युटली क्लियर नजर आता है। तो ये जब पता चल गया कि अमेरिका कर क्यों रहा है, चाहे वो साउथ चाइना में सी में चाइना की खिलाफत करना चाहता है और पहले इंडिया को लीडरशिप देना चाहता था, शिंजो आबे साहब ने जैसे बोला था, लेट शिंजो आबे और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मिलकर जो बोला था, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इंडिया ने सोचा कि शायद वो सीरियस है, इंक्लूडिंग क्वाड, ये सारा का सारा। बट जब उसको पता चला कि चाइना, अमेरिका कैन नॉट मेक अप इट्स माइंड एज फार हाउ टू डील विद चाइना, तब इंडिया को पता चल गया कि व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट, कि अमेरिका से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसको देख के और उनकी पॉलिसी तब पता चली, जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान को वेकेट किया, जिस तरीके से वो भागे 800 मिलियन आर्म्स को छोड़ के इस तरीके से वो भागे, तब आपको पता चल गया कि आप अमेरिका पे कितना विश्वास कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसके बावजूद हमारी जो स्ट्रेंथ थी इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका, वो इंडिया के साथ थी, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अमेरिका से। बट अब क्या हो रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में जो पॉलिसी सिनेरियो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुल हाउ इट डील्स विद इजराइल एंड हाउ इट डील्स विद ईरान। इस समय ईरान wants to come very close to us, यहाँ तक कि ईरान has made overtures कि मेरे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मेथड फाइटिंग वेपन सिस्टम, फाइटिंग सिस्टम आप इंडिया हमारे को क्यों नहीं ट्रेन कर सकता, जैसे इराक को हमने ट्रेन किया था, वो ईरान ऑलरेडी कहने लगा है। ये बात बिल्कुल सही है, पर यह भी बात है कि इजराइल जो है, इन स्पाइट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी स्टैंड, इन स्पाइट ऑफ आवर नॉट सपोर्टिंग इजराइल इन समथिंग, इजराइल जानता है कि इंडिया मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो इंडिया की ये पोजीशन जो है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली हमारे को एस्टैब्लिश कर देती है कि इंडिया इज अ स्टेबल कंट्री। चाहे हम डेवलप नहीं हुए हैं, हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है हमारा इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस वीक है। आज आपका इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस स्ट्रांग होता, आपकी फॉरेन पॉलिसी अलग होती। Foreign policy of a country is directly related to the military muscle of a country. आपकी मिलिट्री मसल जितनी तगड़ी होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी उतनी तगड़ी होगी। यहाँ हमारे को अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हमारे को अपना कंसंट्रेशन जो है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में करना पड़ेगा, नहीं तो हम मार खाने वाले हैं। इस समय हमारी नजर चाइना पे है। चाइना ने मिडिल ईस्ट को छोड़िए, जो राउंड इंडिया पॉलिटिक्स चेंज करनी शुरू करी है, बांग्लादेश को इंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ फिर चाइना और अमेरिका का क्लैश आ रहा है। देखने को तो क्लैश लग रहा है, पर देयर इज अ थॉट प्रोसेस बाय एक्सपर्ट्स कि देयर इज अ जॉइंट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन चाइना एंड अमेरिका कि इस एरिया को आप किस तरीके से डिवाइड करें ताकि इंडिया कैन बी केप्ट एट बे। बोथ आर ट्राइंग टू कीप इंडिया एट बे। इंडिया को पता चल गया है, और बांग्लादेश इज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर देम। जिस तरीके से वो म्यांमार में घुस रहे हैं चाइनीज, जिस तरीके से सेंट मार्टिन आइलैंड्स को अब इग्नोर कर रहा है अमेरिका, ये सारी की सारी चीजें दर्शाती हैं
कि वो रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया का फायदा उठाने के लिए दोनों कंट्री। तो ये चैलेंज बहुत जबरदस्त है। मिडिल ईस्ट का चैलेंज इतना ज्यादा नहीं है जितना कि चैलेंज यहाँ का आया है। तो अब हमें देखना है कि अमेरिका कौन सा स्टेप उठाता है हाँ मनन सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूँ, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई, भारत अमेरिका के संबंध में तेजी से परिवर्तन आने शुरू हुए हैं। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जब विदाई हो जाएगी, 3.5 साल करीब उनका कार्यकाल और बचा हुआ है, वो जब चले जाएंगे तो भारत अमेरिका के संबंध फिर से पटरी पर आ जाएंगे जो बाइडेन कार्यकाल तक रहा था, या फिर जो इस 3-4-6 महीने के अंदर में जो भारत ने एक्सपीरियंस किया है उसका असर ऐसा होगा कि आने वाले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल तक हम उस असर को देखेंगे और फिर हम अमेरिका पे विश्वास जनरली पहले भी नहीं था और हम शायद आगे आने वाले वक्त में भी नहीं करेंगे। हाँ जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का 1.0 का अध्याय देखें, जब वो 2016-17 में पहली बार काबिज हुए व्हाइट हाउस में, तो हम पाएंगे कि एक तरीके का उन्होंने मॉरल एक्सेप्शनलिज्म की जो विदेश नीति अमेरिका अपनाता है, इस मॉरल एक्सेप्शनलिज्म और माउंट सिनाई राष्ट्रवाद को इग्नोर किया ट्रंप ने 1.0 में। और इन्होंने जो विभिन्न ट्रीटीज होती हैं, जो रिजीम्स होती हैं क्लाइमेट चेंज की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, जगपोआ जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स विद ईरान जो P5 कंट्रीज के साथ थी, और पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, इन सब से अमेरिका को, और नाफ्टा से भी अमेरिका को कनाडा और मैक्सिको के साथ विड्रॉ कर लिया अमेरिका ने अपने आप को विश्व की इन सारी जियो पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स को डील करने वाली ट्रीटीज से। तो जब इन्होंने रिमूव कर लिया तो एक तरीके से इसका कारण ये था कि ट्रंप ये समझ गए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझ गए थे और अमेरिका के जो हुक्मरान हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कि अमेरिकन डिक्लाइन हो चुका है या कम से कम प्रारंभ हो चुका है। तो एक तरीके से जो इस तरह की जो इमेजरी होती है कि जो आपका कैसल होता है, उस कैसल में कैसल की जो ड्रॉब्रिज होता है मेन गेट पे, और चारों तरफ कैसल में, ताकि कोई एनिमी एंटर नहीं कर पाए, तो वो नहर के ऊपर ड्रॉब्रिज होता है। तो वो सारा पानी सुखा दिया गया नहर का, जो किले के अमेरिकी फोर्ट्रेस अमेरिका के चारों तरफ था, और ड्रॉब्रिज को वापस बंद कर लिया गया। और यही नीति अपनाई थी अमेरिका ने 1786 से भी, जब अमेरिका इंडिपेंडेंट राष्ट्र की तरह उभरा, और 1906 में साथ में फिलीपींस में पहला इन्वेजन हुआ और फिलीपींस को एक एलाई और एक क्या कहते हैं कॉलोनियल कंट्री की तरह अमेरिका ने ट्रीट किया और उसने उसको कब्जाया, जो कि एलाई बन के अब अमेरिका के साथ रहता है। तो मुझे लगता है कि ये अमेरिकन जो ड्रीम है, जो अमेरिकन राइज हुआ, उसी के पैरेलल ये घटनाएं 2024-25 में भी हो रही हैं। और जहां तक टैरिफ की नीति की बात है, मैं कहूंगा कि जैसे ही जो मिनी ट्रेड डील की जो बातचीत होती है, वो ट्रेड डील साइन कर ली जाएगी भारत और अमेरिका के बीच में, तो मुझे लगता है ये तल्खी और ट्रंप साहब का विम्सिकल और इडियोसिंक्रेटिक मैनर में और बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल मैनर में भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने का जो स्ट्रेटेजी है, वो भी शायद पूरा यू टर्न तो नहीं ले, पर कम हो जाएगा। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, ये बात हम लोग सिर्फ एट्रीब्यूट कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने ट्रुथ सोशल में जाकर कह चुके हैं कि मैं इसको ड्रामेटिकली कहता हूं कि मोदी इज गुड मैन, but investment trade of India is bad, very bad. It is terrible for us. तो इस टाइप की जो बातचीत वो ट्रुथ सोशल में ट्रंप करते हैं, ये सारी की सारी बातचीत भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। पर मुझे नहीं लगता ये एक तरीके का अड़चन ही है। भारत और अमेरिका के संबंध, कई राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के ये कह चुके हैं कि भारत और अमेरिका नेचुरल एलाई हैं। हम लोग आइजनहावर ट्रूमैन के समय की अमेरिका की बात ना करें, बल्कि बिल क्लिंटन जब पहली बार सन 2000 में भारत में आए, शो टैल्बर्ट टॉक और जसवंत सिंह के बीच में टॉक्स हुई, पोखरण 2 के बाद में, और जिस तरीके से
1, 2, 3 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट मनमोहन सिंह जी और जॉर्ज बुश के बीच में साइन हुआ 2008 में, तो उसके चलते मुझे लगता है कि संबंध इतनी जल्दी टूटेंगे नहीं, पर कहीं ना कहीं खटास से ज्यादा हमारे बीच में एक भारतीय राजनीति के लिए, एक भारतीय स्टूडेंट और बिजनेसमैन के लिए, एमएसएमई को ओन करने वाले व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानप्रद है। पर मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं ये कहूंगा कि ट्रंप की नीति जो टैरिफ की रही है, उसके चलते ऐसा हो सकता है कि सप्लाई चेन में लोग भारत में इन्वेस्ट करना शुरू करें। और रिसेंटली जो वीजा की प्रॉब्लम आई, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो कि 90 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए देकर भारत के स्टूडेंट और वर्कर्स जा पाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अमेरिकी कंपनियां क्या इतना खर्चा करके भारत से वर्कफोर्स को अमेरिका में ले जाएगी, और क्या ये वर्कफोर्स जो विश्व की और देशों की वर्कफोर्स है वो या तो चीन में जाएगी क्या, या वो भारत में जाएगी। तो मुझे लगता है अभी पूरी तरीके से पन्ने नहीं खोले हैं अमेरिका ने, और भारत के रिएक्शन और काउंटर मूव्स के पन्ने भी, हमारी किताब भी अभी पूरी तरीके से खुली नहीं है। तो जो विश्व के रजत पटल पर और समसामयिक राजनीति में हम ये देखेंगे कि ट्रेड डील होती है कि नहीं। जिस तरह की ट्रेड डील भारत और यूके के बीच में हुई, और जिस तरह की ट्रेड डील होने वाली है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, क्योंकि कुछ भी हम कहें पर कल्चरल डिप्लोमेसी तो एक तरीके का ऊपर का आवरण है। जो असली विदेश नीति भारत और अमेरिका के बीच में है, रायसीना और व्हाइट हाउस के बीच में है, वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और उससे रिलेटेड डिफेंस ट्रांजैक्शंस पे भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2005 से पूरी तरीके से टिकी हुई है। मेरी अभिजात जी इसमें ये सोच है। मनोज सर, आप जो कहे ठीक है। प्रफुल्ल सर, मैं आखिरी सवाल पे ही आऊंगा। आपने कहा कि अमेरिका अपनी एक स्ट्रेटजी बता रहा है। जब हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं या एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, चीन आज न कल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट तो बनेगा ही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या अमेरिका भारत को माइनस करके चीन को काउंटर करने की स्थिति में आने के बारे में प्लान बना रहा है? क्या वो ऐसा कर पाएगा, या आज न कल जाकर के अगर अमेरिका को भारत की जरूरत होती है, डू यू थिंक कि फिर वहां पे भारत के पास फिर बार्गेनिंग चिप होगा? भारत क्या अमेरिका की उस वक्त मदद करेगा? आपका क्वेश्चन है कि क्या साउथ चाइना सी में जिस तरीके से पॉलिसी बढ़ रही है, आर यू टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन स्टैंड फॉर इंडिया? मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका, क्लियर। मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत को लेकर के एक आक्रामक रुख अपना रहे हैं, तो आगे जाकर के अगर अमेरिका को इंडो पैसिफिक में या साउथ चाइना सी में भारत की जरूरत महसूस होती है, तो क्या भारत फिर अमेरिका पर भरोसा करेगा, आपको लगता है? या फिर अमेरिका अकेले ही चीन को टैकल करने की स्थिति में रहेगा आज से 5 साल के बाद? क्या उसके पास इतनी शक्ति होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप चीन के संदर्भ में बात कर, भारत के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं अमेरिका को लेकर, अमेरिका ही ने चर्चिल को एडवाइस दिया था कि अगर आप भारत का डिवीजन करेंगे, मेक श्योर देयर इज इनफ स्पेस फॉर अस टू कम बैक। नहीं तो, और दैट इज व्हाई जिस तरीके से डिवीजन हुआ, और उन्होंने मेड श्योर कि पाकिस्तान के अंदर जगह बनी रहे जहां से वो वापस आते रहे, और इसी तरीके से उन्होंने वो किया। सेंट मार्टिन आइलैंड की तो बात जो सोची थी उन्होंने आसाम वगैरह में, वो पूरी हुई नहीं। पर उनका जो फोर्स जो एंट्री जो थी, ये बहुत शोर आ रहा था, ये एब्सोल्युटली डिस्टर्बेंस है। ये जो एंट्री हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, वो आपको क्लियरली दर्शाती है। जियो स्टैंड उन्होंने 65 में लिया, जो स्टैंड उनका 62 में था, 65 में था, जो 71 में था, मैं आपको बताऊंगा नहीं किस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे जो सपोर्ट किया उन्होंने पूरे पाकिस्तान को विद वेपन सिस्टम्स, विद लेटेस्ट वेपन सिस्टम। 65 में, 7th फ्लीट 71 में जिस तरीके से किया, वो आपको अमेरिका की पॉलिसी पता चल गई थी। हालांकि अमेरिका डिड मेक अ ड्रामा अबाउट इट आफ्टर 62 वॉर। उन्होंने एक एक्सरसाइज शिक्षा कराई थी इंडिया में,
और उन्होंने 5 कंट्रीज को लेके आए थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, एंड एक कलाईकोंडा में एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज हुई थी 1963 में, टू गिव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर टू इंडिया। पर वो बात बनी नहीं, क्योंकि वी ऑल सॉ थ्रू द गेम। अब 62 में, अब जो साउथ चाइना सी में जो उसको प्रॉब्लम आएगी साउथ चाइना से, वो बड़ी रियल होगी, क्योंकि चाइना हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड यू आर मेकिंग अ साउथ चाइना नेटो इन दिस प्लेस, खासकर क्वाड को लेकर। दैट इज व्हाई इंडिया इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स पॉलिसी ऑन क्वाड। यस, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह की बात होती है, इंडिया इज वेरी ओके। जहां मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात होती है, मालाबार एक्सरसाइज वगैरह, वो भी ठीक है, बट दे विल नॉट साइन एनी पैक्ट जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने पैक्ट किया है कि क्वाड की कंट्रीज में हो जाए और मैं उनके आ जाऊं, वो इंडिया विल नॉट एग्री। तो चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका विल हैव टू हॉइस्ट हिज ओन पेटार्ड, यानी कि उनको अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने चाहे पाकिस्तान को प्रिपेयर किया हुआ है, और सारी की सारी एरिया उन्हें पाकिस्तान की जो है उसको रीडेवलप करने की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान में एंटर की बात कर रहे हैं दोबारा, या सोचना शुरू हो गया है। हालांकि भाग गए वहां से, वो दूसरी बात है, दैट वाज देयर कंपल्शन। तो चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो यहाँ पे तक कि चाइना के साथ थोड़ा मेल मिलाप भी कर रहे हैं, ताकि यार ये एरिया तेरा है, जो लखनऊ में जो रंगदार करते हैं, ये एरिया आपका, ये एरिया मेरा, एग्जैक्टली वही वो अपने आधिपत्य को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं विद चाइना। अब यहाँ पे वो सक्सेसफुल होते हैं नहीं, विच आई कैन नॉट टेल, बट उनको प्रॉब्लम आ गई है अब ब्रिक्स कंट्री से। उन्होंने देखा चाइना और इंडिया थोड़ा क्लोज आने की कोशिश हो रही है, क्योंकि रशिया इज फोर्सिंग चाइना कि तुम इंडिया के साथ मिलके अब साझेदारी करो ताकि ब्रिक्स करेंसी पैदा हो सके। अमेरिका इज स्केयर्ड ऑफ द ब्रिक्स करेंसी। हालांकि यूटोपियन लगता है अभी तो लगता है कि ये तो सब बातें हैं, बट अमेरिका हैज टेकन इट वेरी सीरियसली। तो ये भी प्रॉब्लम है, और उसको पता है कि अगर इंडिया रशिया की बात में आ गया और चाइना ने अपने लद्दाख से लेकर अरुणाचल का जो 3800 किलोमीटर का जो लॉन्ग बॉर्डर है उस पर शांति लाने की कोशिश करी, तब फिर बात डिफरेंट होती नजर आएगी। इंडिया चाइना पैक्ट नहीं बनाएगा, बट अमेरिका को डिफिकल्टी आ जाएगी, क्योंकि इंडिया उसको फिर अपोज करेगा, पाकिस्तान को अपोज करेगा। इसी समय इस टाइम पाकिस्तान की भी लैंग्वेज काफी फर्क हो रही है, और अब अमेरिका उसको उकसा रहा है कि यू डोंट लिसन टू चाइना, और तुम अपना टेंशन इंडिया के साथ बनाए रखो। और ये बात है, बाय द वे, चाइना डज नॉट वांट एनी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इन द सी पैक एरिया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एरिया में वो कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। उसके $80 बिलियन लगे हुए हैं वहां पे, वो नहीं चाहता कि मेरा सारा वहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो इस सब को लेके अमेरिका is not clear about India's policy, what is going to come, but India has to be very clear. अब इंडिया को फॉरेन पॉलिसी का महकमा ताकतवर बनाना पड़ेगा। We cannot say हम न्यूट्रल कंट्री हैं, नॉन अलाइंड हैं, और ये और वो इत्यादि। एग्रेसिव होना पड़ेगा, वेदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स, और रिएक्शन में सिंदूर सिर्फ अनाउंस नहीं करना, अब सिंदूर को कैरी फॉरवर्ड करना है, 1, 2 और 3 करके तब बात बनेगी। और अमेरिका नोज अबाउट इट, पाकिस्तान नोज अबाउट इट। थैंक यू प्रभु सर, थैंक यू मनन सर हमें ज्वाइन करने के लिए। जो पॉलिटिक्स काफी तेजी से बदलता है, इसमें आगे जो भी होते डेवलपमेंट होते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। भारत का क्या स्टांस होता है, क्या भारत के मल्टीलैटरलिज्म पे जो अभी प्रफुल्ल सर सवाल उठा रहे थे, क्या उसको कंटिन्यू करना है या उसको चेंज करने का वक्त आ गया, जब हम एक अपना गुट भी बनाए या फिर हम किसी गुट की तरफ बढ़े। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। आपके जो भी राय विचार हैं जरूर दीजिए। थैंक यू।